नमस्कार दोस्तों, वीटा एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम कुछ कंप्यूटर के प्रश्नों पर विचार कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा कंप्यूटर में निर्देश इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम भाषा में लिखने की प्रक्रिया कहलाती है। तो जब हम कोई कंप्यूटर में निर्देश या इंस्ट्रक्शन किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? कोडिंग प्रक्रिया कहलाती है। वो प्रक्रिया कोडिंग होती है। जैसे हम सी भाषा में कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो सी भाषा की कोडिंग हो गई, जावा भाषा में लिखेंगे जावा की कोडिंग हो गई। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? यूनिकोड प्रदान करता है। यूनिकोड क्या होता है? यूनिवर्सल कोड होता है। जैसे आस्की कोड होता है, उसी तरह से अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, उस तरह यूनिवर्सल कोड होता है। ये प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड होते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास है, विश्व का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो विश्व का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है दोस्तों? एडा लवलेस को विश्व का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। ये हमारे आंकड़े वाले प्रश्न हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो 2 वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन सा हो गया? हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, तो जितनी भाषाएं मनुष्य समझ सकता है वो हाई लेवल होती है। सी, जावा सब हाई लेवल होती है। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है। आइए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास है, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को कहा जाता है। तो प्रोग्रामिंग भाषा में जो मूल प्रोग्राम लिखा जाता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको सोर्स कोड कहते हैं। जो भी आप प्रोग्राम जावा में बनाएंगे, सी भाषा में बनाएंगे, एचटीएमएल में बनाएंगे, उसे सोर्स प्रोग्राम कहेंगे। विश्व की प्रथम महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है, एडा अगस्ता कहा जाता है। आंकड़े वाला प्रश्न है, आपको याद करना पड़ेगा। ये क्या है दोस्तों? आंकड़े वाला प्रश्न है, आपको ये याद करना पड़ेगा। आइए दोस्तों, अगला हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कंपाइल टाइम त्रुटि चुनिए। तो कंपाइलर जब प्रोग्राम को रन कराता है तो वो त्रुटि कौन सी होती है? जो सिंटैक्स त्रुटि होती है। वो एरर कौन सा होता है? वो एरर सिंटैक्स एरर होता है जब प्रोग्राम रन कराया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्न में सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंपाइलर होता है। सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताया था दोस्तों, 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और दूसरा क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आवश्यक होते हैं वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो दूसरा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, कंपाइलर है। तो कंपाइलर क्या है दोस्तों? कंपाइलर क्या करता है? एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होता है, कंपाइलर इंटरप्रेटर। तो ये सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में क्या करता है? अनुवाद करता है, ट्रांसलेट करता है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है हमारा? कंपाइलर द्वारा खोजी गई त्रुटियों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो सिंटैक्स एरर कहते हैं। कंपाइलर जो भी एरर छांटता है उसे हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। कंपाइलर का प्रमुख कार्य क्या है? एरर फ्री प्रोग्राम है, यानी कि प्रोग्राम से एरर छांटना होता है कंपाइलर का काम। निम्नलिखित में से एक प्रोग्रामिंग भाषा जो निष्पादित करने में धीमी है, तो कौन सी ऐसी भाषा जो निष्पादित करने में धीमी है? तो दोस्तों कौन सी होती है? ये भाषा होती है दोस्तों इंटरप्रेटर। तो कंप्यूटर में जो भाषा के प्रोग्राम होते हैं वो इंटरप्रेटर द्वारा भी रन कराए जाते हैं, कंपाइलर द्वारा भी। वैसे प्रोग्राम तो इंटरप्रेटर द्वारा रन कराए जाते हैं, वो धीमी होती है भाषाएं, तो इंटरप्रेटर इसका आंसर। कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों दोनों किसके उदाहरण हैं? ये दोनों हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, असेंबली में प्रयुक्त अनुवादक प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो असेंबली भाषा में जो प्रोग्राम प्रयुक्त होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? असेंबलर।
ये प्रोग्राम क्या कहलाता है जो असेंबली भाषा में प्रयोग होता है दोस्तों? ये होता है आपका असेंबलर प्रोग्राम कहलाता है। क्या होता है? असेंबलर कहलाता है। आइए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में असेंबलर के विषय में असत्य कथन छाटिए। तो दोस्तों क्या है असेंबलर? हमारा यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है। असेंबलर क्या है? असेंबलर एक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है। ये इसमें असत्य कथन है। पाइथन क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है। तो पाइथन हमारी क्या होती है दोस्तों? पाइथन हमारी एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है दोस्तों। क्या होती है? पाइथन एक हमारी प्रोग्रामिंग भाषा है और इसको बनाया किसने था? गुइडो वैन रोसम। गुइडो वैन रोसम ने इसको बनाया था दोस्तों। देखो ये इसमें लिखा हुआ है गुइडो वैन रोसम ने इसको बनाया था। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिए। क्या है? गुइडो वैन रोसम द्वारा इसको बनाया गया था पाइथन को। कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है। तो किस पर आधारित होती है कंप्यूटर की मशीनी भाषा दोस्तों? ये बुलियन अलजेब्रा पर आधारित होती है। किस पे होती है? बुलियन अलजेब्रा पर आधारित होती है मशीनी भाषा। आइए दोस्तों मशीनी भाषा किसका प्रयोग करती है? तो मशीनी भाषा दोस्तों किसका प्रयोग करती है? ये सीपीयू प्रोसेसिंग कोड का प्रयोग करती है मशीनी भाषा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। मशीनी भाषा के संबंध में सही कथन है। तो क्या है सही कथन जो है? मशीनी भाषा जो मशीन लैंग्वेज होती है, इसे लो लेवल लैंग्वेज भी हम कहते हैं। इसके बारे में सही कथन क्या है दोस्तों? सभी उपयुक्त सभी इसका है कि मशीन भाषा कंप्यूटर समझ सकता है। क्रम जो है निर्देश लिखे जाते हैं इसमें। डी आंसर होगा। आइए दोस्तों असेंबली भाषा क्या है? तो असेंबली हमारी दोस्तों एक लो लेवल लैंग्वेज होती है जो कि असेंबलर द्वारा प्रोसेस की जाती है। किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? असेंबलर द्वारा। निम्न स्तरीय लो लेवल लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज। सी जावा सब हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ऐसी प्रायोगिक कंप्यूटर भाषा जो मनुष्य की भाषा के समान होती है एवं समझने में कहलाती है। तो दोस्तों ये भाषाएं क्या होती हैं? ये सब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। क्या होती हैं? ये हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, उच्च स्तरीय भाषाएं होती हैं। जावा किसका उदाहरण है दोस्तों? तो जावा हमारी हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। जावा हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। आइए दोस्तों अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न क्या है? तो दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज से प्रश्न काफी बनते हैं। सी जावा कोबोल सी प्लस प्लस ये सब हाई लेवल लैंग्वेज होती है। एक सोर्स प्रोग्राम है। तो सोर्स प्रोग्राम क्या होता है? एक सोर्स प्रोग्राम है। तो सोर्स प्रोग्राम क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है, एक प्रोग्राम होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज में होता है प्रोग्राम, हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। आइए दोस्तों ऐसे शब्द जिसको प्रोग्रामिंग भाषा में अपने उपयोग हेतु अलग रखा गया है। तो ऐसे शब्द जिनको अलग रखा गया है उपयोग हेतु वो क्या होते हैं? तो रिजर्व वर्ड्स होते हैं। सी भाषा में क्या होता है दोस्तों? 32 रिजर्व कीवर्ड होते हैं। याद आपको रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। कौन सी कंप्यूटर भाषा से कंप्यूटर सहजता बिना कंपाइल किए हुए कंपाइलर की सहायता समझ सकता है? तो दोस्तों ये क्या होता है? तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा। सॉरी ये जो हमारा प्रश्न है इसमें कंपाइलर बिना सहायता के समझेगा तो तार्किक लॉजिकल प्रोग्रामिंग भाषा होती है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? कंप्यूटर इस क्रम में प्रयोग को निष्पादित करता है। तो दोस्तों कंप्यूटर किस क्रम में करता है कोड्स को? तो ये इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है। फैच डिकोड रीड एग्जीक्यूट एक कम है इसमें। तो फैच डिकोड एग्जीक्यूट इसका सही आंसर होगा। यानी जब कंप्यूटर किसी इंस्ट्रक्शन को रन कराता है तो पहले उसको फैच करेगा यानी मेमोरी से उठाएगा, फिर इसको डिकोड करेगा यानी इसको पहचानेगा, फिर क्या करेगा? उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये 3 स्टेप दोस्तों इसमें होते हैं। फैच डिकोड रीड भी होता है, रीड यहां से गायब है, एक रीड भी होता है इसमें रीड। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। किसी प्रदत्त समस्या के समाधान हेतु निर्देश को लिखना क्या कहलाता है दोस्तों? तो दोस्तों एल्गोरिदम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप लिखने को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। अच्छा ग्राफिकल रूपांतरण को हम क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ईआर डायग्राम को हम कहते हैं, ईआर डायग्राम को एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या इसमें दीर्घवृत्त यानी ये वाला सिंबल क्या दर्शाता है? की को दर्शाता है, की को दर्शाता है की। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं क्या है। मानवीय भाषा तथा प्रोसेसिंग भाषा के मध्य एक क्रॉस है। तो क्या है दोस्तों? ये होता है हमारा स्यूडो कोड होता है। स्यूडो कोड जैसे
ये असेंबली भाषा में लिखे आते हैं। मूव हो गया, ऐड हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये छोटी छोटी कमांड्स होते हैं, इन्हें हम स्यूडो कोड कहते हैं, जो कि दोनों के बीच एक पुल का काम करते हैं मशीन भाषा और प्रोग्रामिंग भाषा के मध्य। आइए दोस्तों, क्या है हमारा फोर्ट्रान? क्या होता है फोर्ट्रान? क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, एक लैंग्वेज है ये, तीसरी पीढ़ी की लैंग्वेज है ये। तो कंप्यूटर भाषा सी फोर्ट्रान किस पीढ़ी की भाषा होती है? ये तीसरी पीढ़ी की भाषा होती है, याद आपको रखना है। पास्कल क्या है दोस्तों? पास्कल भी एक कंप्यूटर भाषा है। आइए दोस्तों, कम इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? इंटरनेट में जावा भाषा का प्रयोग होता है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसका प्रयोग होता है। जॉन की केमी ने किस कंप्यूटर भाषा का विकास किया था दोस्तों? कोई भाषा का विकास नहीं किया था। कोबोल क्या है दोस्तों? तो कोबोल भी हमारा एक कंप्यूटर की भाषा है। का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? ये लैंग्वेज संबंधित प्रश्न है, और जनरली लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न इसी प्रकार के होते हैं, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा नहीं है दोस्तों? तो कौन सी भाषा नहीं है? पेंट ब्रश। पेंट ब्रश कोई लैंग्वेज नहीं होती, बाकी सब लैंग्वेज है। कौन सा वैध आइडेंटिफायर है? आइडेंटिफायर दोस्तों, इसलिए प्रश्न गलत है, इसमें ये भी हो गया, ये भी हो गया। यानी कि अगर डिजिट पहले आ रहा है तो वो वैध नहीं होता, डिजिट बाद में आना चाहिए तो वैध होता है, वैलिड होता है। दोनों गलत हैं इसमें। आइए दोस्तों, क्या है इसमें? यूनिक्स किसमें लिखा गया है? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सी भाषा में लिखा गया है। सी भाषा को किस वर्ष में बनाया गया था? सी भाषा को किस वर्ष बनाया गया था? तो सी भाषा को 1972 में बनाया गया था। डेनिस रिचे ने बनाया था सी भाषा को, डेनिस रिचे। सी प्रोग्रामिंग में किसकी मदद से मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित हो जाता है? तो सी के प्रोग्राम कंपाइलर की मदद से कन्वर्ट होते हैं मशीन भाषा में। तो किस भाषा में विंडोज प्रोग्रामिंग बनाई गई है? सी भाषा में बनाई गई है। आइए दोस्तों, जावा एक है, तो जावा दोस्तों कैसी है? जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है। सी प्रोसीजरल लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड्रॉइड में जावा का प्रयोग होता है दोस्तों। जावा को किसने बनाया था? तो ये कंपनियों के नाम है, सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने बनाया था। जावा लैंग्वेज को दोस्तों किसने बनाया था? जावा लैंग्वेज को सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने बनाया था। सन माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है, सन माइक्रो सिस्टम कंपनी का नाम था। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जावा कंप्यूटर अनुवाद करता है, तो जावा क्या करता है दोस्तों? सोर्स कोड को बाइट कोड में बदलता है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। जावा के लिए जावा सी कमांड प्रयोग होती है कंपाइल करने के लिए। तो कौन सी लैंग्वेज इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों का प्रयोग करती है? तो जावा लैंग्वेज में इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों का प्रयोग होता है। तो प्रोग्रामिंग भाषा में कुछ स्थानों पर कुछ कठिनाइयों की पुनरावृत्ति क्या होती है? तो लूप के द्वारा हम किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कर सकते हैं। कुछ स्टेटमेंट को रिपीट करना है तो हम लूप का प्रयोग करेंगे। तो लूप कौन कौन सी होती है? फॉर लूप होती है, व्हाइल लूप होती है। लूप के एग्जाम्पल हैं, इनके द्वारा हम रिपीट कर सकते हैं स्टेटमेंट को, मल्टीपल स्टेटमेंट को रिपीट कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। कौन सी हेडर फाइल में कैलोग फंक्शन, मेलोक और कैलोग फंक्शन, मेलोक का मतलब मेमोरी एलोकेशन, ये मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन होते हैं, सी भाषा में प्रयोग होते हैं। stdlib.h हेडर फाइल में होते हैं। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल होती है। स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग होता है? strlen फंक्शन का प्रयोग होता है स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। सी भाषा के फंक्शन है। स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए strcpy फंक्शन का प्रयोग होता है। याद करने योग्य है, किस निम्न में से कौन अंकीय न्यूमेरिकल डेटा का एक प्रकार है? तो न्यूमेरिकल डेटा आपके क्या हो गया? फ्लोटिंग पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि हमारा बी और सी हो गया। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा क्या है? किस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर में डेटा संशोधित करने के लिए तो द्विआधारी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो आइए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में लैंग्वेज संबंधित प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, अक्षरों चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि क्या कहलाती है? यानी अक्षरों और चिन्हों को हमें स्टोर करना है तो क्या होता है? वो कोडिंग सिस्टम होता है। ये विधि क्या होता है हमारा? ये कोडिंग सिस्टम होता है। कोडिंग सिस्टम कंप्यूटर के क्षेत्र में .txt .doc ये क्या होता है? ये दोस्तों क्या होता है? ये फाइल के एक्सटेंशन होते हैं, फाइल के एक्सटेंशन होते हैं। पीपीटी क्या होता है? पावर पॉइंट का होता है। .xls क्या होता है?
एक्सेल की फाइल का। .xlsx ये भी होता है, एक्सेल का होता है। चलिए दोस्तों, कैड का क्या अर्थ होता है? कैड का अर्थ दोस्तों क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। आइए दोस्तों अगला आप देख लेते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्राम शामिल होते हैं, तो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में क्या क्या शामिल होते हैं दोस्तों? कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में शामिल आपके होते हैं इंस्ट्रक्शंस हो गए, आंकड़े हो गए, सब होते हैं। आइए दोस्तों, प्रोग्रामिंग भाषा, प्रोग्रामिंग हेतु पहली भाषा कौन सी थी? तो प्रोग्राम बनाने के लिए पहली भाषा आपकी कौन सी थी दोस्तों? फोर्ट्रान थी। पहली भाषा फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। एक निश्चित सेल एड्रेस की पंक्ति में नंबर कॉलम लिखने से पहले किसका प्रयोग होता है? डॉलर का प्रयोग होता है दोस्तों। आइए दोस्तों, वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा कौन स्टोर करता है? सब प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होते हैं, ये प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, क्या है? निम्न में से शैक्षिक कंप्यूटर भाषा है तो कौन सी होती है? यानी कि जो कंप्यूटर भाषा एजुकेशन के लिए प्रयोग हो, कौन सी होती है? लोगो होती है। लोगो सिखाई जाती है, बहुत आसान लैंग्वेज है। सही कथन को चुनिए। सही कथन को चुनिए, तो सही कथन का हमने चुनाव करना है। ये सभी सही कथन है, डी विकल्प सही है। कंप्यूटर का वह भाग जहां डेटा तथा निर्देश भंडारित होते हैं, तो डेटा तथा जो निर्देश हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? हमारे मेमोरी यूनिट में स्टोर होते हैं। कहाँ होते हैं? मेमोरी यूनिट में। आइए दोस्तों, निर्देश सूचना परिणाम किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो किसके लिए दोस्तों उपयोग किया जाता है? मेमोरी यूनिट्स के लिए प्रयोग होता है। आइए दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? बाह्य मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क कैसी मेमोरी है दोस्तों? एक्सटर्नल मेमोरी होती है। डेटा बैकअप किस प्रकार की मेमोरी उपयोग किया जाता है? डेटा का बैकअप रखने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो सेकेंडरी मेमोरी में बैकअप हम रख सकते हैं। कंप्यूटर का में रोम क्या है? तो रोम हमारी एक प्रकार की क्या होती है? मेमोरी होती है, हार्डवेयर होता है। लीजिएगा अगला हमारा दोस्तों प्रश्न क्या है? ये सब प्रश्न जो है मेमोरी से रिलेटेड है, इसमें आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड प्रश्न है। ये सब आप इनको तैयार कर लीजिएगा। क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न देख लेते हैं। रोम का पूर्ण रूप क्या है? क्या होता है रोम का पूर्ण रूप दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि हमें ज्यादा मात्रा में डेटा स्टोर करना है तो बाह्य मेमोरी का हम प्रयोग करते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी का प्रयोग करते हैं। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों हम एड्रेस का प्रयोग करते हैं। अगर हमें डेटा स्टोर करना है, व्यक्त करना है, तो हम एड्रेस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एड्रेस का। रोम क्या है? रोम के सभी रूपों को क्या कहते हैं? तो रोम दोस्तों क्या होता है? रोम हमारा एक मेमोरी होता है। तो इसमें हमारा चिप के अंदर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। रोम एक प्रकार का फर्मवेयर हो गया। क्या हो गया? रोम फर्मवेयर। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न में से संकेतित होती है। तो किससे संकेतित होती है? तो प्राइमरी स्टोरेज इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होती है। इंटरनल स्टोरेज था प्राइमरी मेमोरी, ये संकेतित होती है। ईपीरोम का पूर्ण रूप क्या है? तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। आइए दोस्तों, निम्न में से कौन ईपीरोम के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सा इसमें सत्य नहीं है जो ईपीरोम को दर्शाए? तो ईपीरोम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, गलत बात है। आइए दोस्तों अगला देख लेते हैं। रोम किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो रोम दोस्तों हमारी क्या होती है? इंटरनल मेमोरी होती है। उनमें से कौन सी स्थायी मेमोरी है? ये कौन सी हमारी स्थायी मेमोरी होती है? तो स्थायी मेमोरी सभी स्थायी मेमोरी है, ये सभी स्थायी मेमोरी है। ईपीरोम से आंकड़ा किसके द्वारा मिटाया जाता है? परावैंगनी प्रकाश के द्वारा मिटाया जाता है, अल्ट्रावायलेट लाइट के द्वारा मिटाया जाता है। आइए दोस्तों, कैश मेमोरी मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है? कैश मेमोरी में किसका प्रयोग होता है? तो कैश मेमोरी में रैम का प्रयोग होता है, एसरैम का प्रयोग होता है मुख्य रूप से। निम्न से किस मेमोरी चिप का अधिक तेज है? यानी किस मेमोरी की चिप अधिक तेज है? तो कौन सी चिप तेज होती है? एसरैम की तेज होती है, एसरैम। आइए दोस्तों, कौन सा मेमोरी एक्सेस का सबसे कम समय है? मतलब किस में सबसे कम समय लगता है डेटा को एक्सेस करने में? तो कैश मेमोरी में सबसे कम समय लगता है डेटा को एक्सेस करने में। तो दोस्तों ये सब जो मेमोरी वाले प्रश्न हैं,
ये सब मेमोरी के प्रश्न जो है आप कहां से बनाएंगे, ये सब प्रश्न मेमोरी के आप बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। कहां से? मेमोरी हायरार्की आपका टॉपिक है, वहां से आप इनका एक्सेस टाइम वगैरह सभी का चेक कर सकते हैं, किस मेमोरी का कितना एक्सेस टाइम होता है और कौन सी मेमोरी स्लो है, कौन सी फास्ट है। ये आपका परीक्षा में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से आप देखिएगा चेक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, देखिएगा ये हमारा डायग्राम है। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा क्या होता है। ये डायग्राम में देख रहे हैं आप कि सबसे जो मेमोरी फास्ट होती है, आप देखिएगा, ये देखिएगा, ये जो मेमोरी है हमारा, ये देखिएगा, सबसे जो मेमोरी फास्ट है वो सीपीयू का रजिस्टर होता है, ठीक। उससे फिर कैश मेमोरी, उसका नंबर सीपीयू रजिस्टर के बाद में कैश का आता है, फिर मेन रैम हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गई, ट्रेडिशनल डिस्क हो गया। तो ये हमारा मेमोरी हायरार्की डायग्राम, इसको बना लीजिएगा, इसको आप बना लीजिएगा, ये मेमोरी हायरार्की डायग्राम है। तो जब हम इसमें ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, इस डायग्राम में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा, मेमोरी का आकार बढ़ेगा और एक्सेस टाइम भी बढ़ेगा, और नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, आकार घटेगा और एक्सेस टाइम भी घट जाएगा। तो इसको आप अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा डायग्राम को। तो इस डायग्राम में देखिएगा, जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, तरह तरह के आपके पास डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देखेंगे, देखिएगा इसमें ये चीज क्लियर लिखी हुई है। तो आप देख रहे हैं सीपीयू रजिस्टर किस लेवल पर है, सीपीयू रजिस्टर लेवल 0 पर है, लेवल 1 पर है। तो इनकी लेवलिंग भी है कि अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो कैपेसिटी बढ़ रही है, नीचे से ऊपर ज्यादा कॉस्ट बढ़ रही है। ये आप तैयार कर लीजिएगा, मेमोरी हायरार्की का डायग्राम है, विभिन्न एग्जाम्स में ये आ जाता है। चलिए दोस्तों, अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, मेमोरी और सीपीयू के बीच स्थायी रूप से हाई स्पीड होल्डिंग एरिया क्या कार्य करता है। तो हाई स्पीड होल्डिंग एरिया का कार्य कौन करता है, कैश मेमोरी करता है। कौन करता है दोस्तों, कैश मेमोरी करता है ये कार्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों में नवीनीकृत करना चाहिए। तो डायनामिक रैम को, क्या है इसका आंसर, डायनामिक रैम, डी रैम होता है, डायनामिक रैम इसका आंसर होता है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में बड़े ही हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सीपीयू को तेज गति से आंकड़ा उपलब्ध कराता है। तो सीपीयू को तेज गति से आंकड़ा कौन उपलब्ध कराता है, कैश मेमोरी उपलब्ध कराता है। तो कैश मेमोरी के बारे में दोस्तों आप इस डायग्राम से समझ लीजिएगा कि कैश मेमोरी हमारी क्या होती है। तो कैश मेमोरी के बारे में दोस्तों क्या होती है, कैश मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी होती है। कैश मेमोरी हाई स्पीड मेमोरी होती है। और ये कहां स्थित होती है, ये कैश मेमोरी देख रहे हैं आप, कैश मेमोरी कहां स्थित है दोस्तों, कैश मेमोरी आपकी सीपीयू के बीच, कैश मेमोरी कहां स्थित है, सीपीयू और मेन मेमोरी के मध्य स्थित है। और डेटा मेन मेमोरी से, ये मेन मेमोरी से कैश में डेटा कैसे जाता है, ब्लॉक के रूप में जाता है, और कैश से सीपीयू के बीच में वर्ड के रूप में जाता है। कैश सीपीयू डेटा कैश में सर्च करता है, अगर मिल जाता है तो इस घटना को हिट रेशियो कहते हैं, नहीं मिलता है तो मिस रेशियो कहते हैं दोस्तों। तो ये आप दोस्तों इसको तैयार कर लीजिएगा, डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्या हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है हमारा अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों, क्या है, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू को तत्काल सूचना उपलब्ध कराई जाए तो सूचना को कहां स्टोर, रैम में करना चाहिए। रैम से ही डेटा सीपीयू डेटा लेता है कैश के द्वारा। गति की रैम, डी रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है। तो दोस्तों रैम कोई सी भी हो, प्राइमरी मेमोरी होती है, रैम प्राइमरी मेमोरी होती है। प्रोलोग भाषा को कब बनाया गया था। तो दोस्तों प्रोलोग भाषा को कब बनाया गया था, 1972 में प्रोलोग को बनाया गया था। आइए दोस्तों, फोर्ट्रान, एल्गोल आदि भाषाओं को सीखने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है, यानी कौन सी भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है, बेसिक भाषा। दोस्तों क्या बेसिक भाषा बड़ी जरूरी है सीखने के लिए। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, बेसिक भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, सरल भाषा को सिखाने के लिए, सिंपल लैंग्वेज। पाइथन को बनाया गया था, कब बनाया गया था, पाइथन को 1990 में बनाया गया था। आइए दोस्तों, कौन सा चिन्ह फ्लो चार्ट को दर्शाता है, शुरुआत और अंत को अंडाकार ये दर्शाता है।
तो फ्लो चार्ट के सिंबल आपको याद होने चाहिए। ये सिंबल क्या हो गया, ये स्टार्ट को दर्शाएगा, स्टार्ट और एंड को। और ये सिंबल आपको कौन सा, ये हो गया सिंबल आपको पैरेललोग्राम दर्शाएगा, आपको इनपुट आउटपुट को दर्शाएगा। ये सिंबल आपका ये दर्शाएगा, ये क्या दर्शाएगा आपको, आयत आपको दर्शाएगा प्रोसेसिंग को दर्शाएगा, प्रोसेसिंग को। ये दर्शाएगा एरो फ्लो को दर्शाएगा, फ्लो को दर्शाएगा। तो ये हमारे सिंबल्स हैं जो आप याद करेंगे। और एक सिंबल दोस्तों इसमें ये हो गया डायमंड बॉक्स, पतंगाकार शेप, ये आपका दर्शाता है कंडीशन को दर्शाता है, कंडीशन को। ये 5 सिंबल फ्लो चार्ट के आप याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।